अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको आज हम डील करेंगे और देखते हैं कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं हमारे पास। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी के तौर पे आ सकती है डिफाइन करके। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है? हीट कैपेसिटी हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर होती है किसी भी मास को अगर हम हीट दें बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उस हीट को हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी। मैंने क्या कहा? किसी भी सब्सटेंस ले लो, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो। फर्ज करो ये मैंने मार्कर को सब्सटेंस ले लिया। ठीक है, अब इसका मास जो है, इसके मास से मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके मास से मुझे लेना देना नहीं है। अब मैं इसको हीट करता हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने इसको दी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो मेरे पास क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। वो मेरे पास क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। ठीक है, दोबारा कहता हूँ, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, ये डस्टर ले लेता हूँ। ठीक है, ये डस्टर मेरे पास सब्सटेंस होगी अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हीट देता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे इसको हीट दूंगा और मैं इसको हीट दूंगा तो दैट्स व्हाई इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब भाई कितना है आपने हीट दिया इसको? मैंने इसको हीट दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात याद रखना, दोबारा वर्ड मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं इसको हीट देता हूँ, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जितनी हीट दूंगा इसको, वही उसकी क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। वो मास कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, जब मैं मास नहीं बता रहा कि 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, वो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा। कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, उसको मैं अगर हीट करूं कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे हम क्या कहेंगे? उसकी हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट करो मैंने क्या लिया? एक वाटर ले लिया। ठीक है, एक कंटेनर है, उसके अंदर मेरे पास वाटर है और वाटर का अभी जो टेम्परेचर है ना, अभी जो टेम्परेचर है उस वाटर का, वो कितना है हमारे पास? अल्लाह भला करे आप लोगों को 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। फर्स्ट करो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ? हीट देता हूँ। क्या देता हूँ भाई? हीट देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। अब फर्स्ट करो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ पर पहुँच जाता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैंने क्या कहा? मेरे पास पहले कंटेनर था, उसके अंदर 23 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर मौजूद था। जो वाटर था मेरे पास, उसकी जो टेम्परेचर था वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड था। आपने उसको क्या करा? टेम्परेचर यानी कि हीट दिया आपने इसको। ठीक है, हीट प्रोवाइड करी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करी। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ के 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो गया? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कितना बढ़ा? आप बोलोगे 23 से 24 हो गया। भाई यानी कि कितना इसमें हमने इजाफा हुआ है? इसमें अगर टेम्परेचर को देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर हमारे पास इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? 1 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसके अंदर मैंने इसको इंक्रीज किया है। ठीक है, अच्छा, अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करवाने में लगाई है, वही हमारे पास क्या कहलाएगी? सिंपल हीट कैपेसिटी। वही हमारे पास क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है? कोई भी मास ले लो, ठीक है, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो, उसको हीट कितना करना है? बाय 1 डिग्री सेल्सियस उसको हमने क्या करना है? हीट करना है। और जितनी एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड होगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। वही हमारे पास क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस को हम प्रोवाइड करें ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। तो मैंने क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करो कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको रिक्वायर होगी उसे हम क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। ठीक है, वही मैंने आपको एग्जांपल दी, पानी दिया आपने, पानी का पहले टेम्परेचर क्या था? 23 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसको हीट प्रोवाइड करी। ठीक है, अब भैया ये हीट कितनी होगी उसको बात करते हैं भी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो जैसे आपने हीट प्रोवाइड करी, इसका टेम्परेचर बढ़ के 23 से 24 हो गया। अब 24 हुआ यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब जितना तुमने इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। सिंपल सी कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, ये मैंने वाटर लिया था, कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है भाई। ठीक है,
अगर तुम उसका कितना सेल्सियस बढ़ाओ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, हमने बात कर ली। अच्छा, हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल सी से। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है भाई, तो इसका फॉर्मूले की तरफ हम लोग देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है, देखो, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितनी हीट एनर्जी तुम दोगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। ये मैंने एग्जाम्पल दी थी ना वाटर की, पानी की। ठीक है, इसको क्या करो, हीट एनर्जी दो, क्या दो, हीट एनर्जी। ठीक है, अच्छा अभी फर्स्ट करो इसका 23 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, सर 24 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मजीद हीट देता हूँ, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जितनी हीट दूंगा उतना क्या होगा, मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जितनी ज़्यादा मैं हीट दूंगा उतनी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल को मैं ऐसे ही रख दूँ, हाथ में लूँ, तो वो जाहिर सी बात है वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सिंपल बात है, जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जितनी हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा उतना उसका टेम्परेचर मजीद हमारे पास सिंपल इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डेल्टा क्यू है, क्यू इधर हमारे पास हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इधर मैंने एच बना दिया था, ये हमारे पास हीट एनर्जी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी होता है डेल्टा क्यू। जितनी डेल्टा क्यू यानी कि हीट तुम ज़्यादा दोगे उतना टेम्परेचर हमारे पास सिंपल इंक्रीज होगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो तुम लोगों को पता है क्या लगता है, हमारे पास सिंपल एक कांस्टेंट लगता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटा के इधर क्या लगा दिया, कांस्टेंट। ठीक है, और हमारे पास इधर जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है हीट कैपेसिटी। वो हमारे पास क्या होता है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू ऐसे ही लिखा, इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह लिखा सी डेल्टा टी। तो ये मैंने बना दिए एक फॉर्मूला। ठीक है, क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, जबकि सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास, अच्छा ये जो सी होता है ना, ये याद रखना ये हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो स्मॉल सी सर क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, याद रखना ये कैपिटल सी है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या है, सी इधर हीट कैपेसिटी, क्या है, हीट कैपेसिटी। अगर मैं इधर से इसको अलग करना चाहूँ तो किस तरह होगा, सी ऐसे ही रहेगा, इसके साथ डेल्टा टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे नीचे जाके क्या करेगा, डेल्टा क्यू के डिवाइड। ठीक है, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनली ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, और जो कैपिटल सी होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसको हमने हीट प्रोवाइड करनी है कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तुम उसको रिक्वायर है, दे रहे हो, उसको प्रोवाइड कर रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, वही हमारे पास क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, और वो जितनी हीट एनर्जी तुम देते रहोगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है, कांस्टेंट लगता है, इधर कांस्टेंट लग रहा है कैपिटल सी, डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पे नीचे के डिवाइड होगा, तो डेल्टा की डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये सी के इक्वल हो जाएगा, और सी हमारे पास क्या होता है, सिंपल हीट कैपेसिटी हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी क्या पढ़ लिया, हीट कैपेसिटी हमने गो थ्रो कर लिया कि हमने हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होता है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। आप लोगों को नाम से नजर आ रहा होगा स्पेसिफिक, यानी कि इसके अंदर किसी चीज को स्पेसिफिक कर दिया है, इसमें किसी चीज को स्पेसिफिक कर दिया है। क्योंकि देखो पहले हीट कैपेसिटी पढ़ाया वो समझ आ गया। ठीक है, इसमें क्या था, हीट कैपेसिटी में कोई सा भी मास ले लो, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो भाई, तुम मार्कर ले लो, तुम पानी की बोतल ले लो, ठीक है, कंटेनर ले लो, उसको कितना जलाना है, हमने सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक के जलाने, और जितनी इसको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होगी वही हमारे पास कोई हीट कैपेसिटी होगी। अभी तक हमने सिंपल इतना पढ़ा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है कि भाई ये स्पेसिफिक होगी चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। तो इधर जो ये हमारे पास किसी चीज़ को स्पेसिफिक कर रहा है वो मास को कर रहा है, किसको कर रहा है, मास को कर रहा है। ठीक है, इधर जलाना कितना है, सिंपल सी बात है, इधर हमें 1 डिग्री सेल्सियस ही इसको हमने क्या करना है, बर्न करना है। ठीक है, मगर इधर हमारे पास मास जो होगा वो कितना होगा, 1 kg, कितना होगा, 1 kg। ठीक है, अब फर्ज करो मैं क्या करता हूँ, एक कोई सा भी सब्सटेंस ले लेता हूँ, ठीक है, उसका मास कितना है अभी, 1 kg, कितना है मास, 1 kg। ठीक है, अब इस 1 kg के मास को मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसका टेम्परेचर अभी फर्स्ट कर लो है
डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस जो सब्सटेंस है मेरे पास, इसका जो अभी टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसको क्या प्रोवाइड करता हूँ, हीट एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता हूँ भाई, हीट एनर्जी। अब इसका क्या होगा, सिंपल टेम्परेचर इंक्रीज होगा और क्या हो जाएगा हमारे पास 32 से 33 डिग्री सेल्सियस। अब पूछूंगा 32 से 33 कितना बढ़ा सर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। यस, कितना सेल्सियस बढ़ा ना, हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, ठीक है। अच्छा, और मास कितना था 1 kg, याद रखना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एनर्जी हमारे पास लगी है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि अगर हम मास को स्पेसिफिक कर ले 1 kg, पुराने वाले जो हमारे पास टॉपिक था हीट कैपेसिटी, उसमें वीडियो अगर नहीं समझ आया तो दोबारा आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैंने मास ना स्पेसिफाई नहीं करता, मतलब कोई सा भी मास ले लो भाई, ठीक है। बोतल ले लो पानी की, कंटेनर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो भाई। उसके अंदर बस 1 डिग्री सेल्सियस आपको क्या करना है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है और उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होगी उसे ही हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। अब मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास मास कितना हो 1 kg, ठीक है, सब्सटेंस का मास क्या हो 1 kg, और हम उसको क्या करें, हीट प्रोवाइड करें। उसको हम क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें। हीट प्रोवाइड करने से उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जितने हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको 1 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में लगेगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे उसको हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर होती है हमारे को, हमारे पास किसी भी 1 kg सब्सटेंस को हीट देने के लिए, ठीक है, ताकि उसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये डिनोट होता है हमारे पास स्मॉल सी से, ठीक है, क्योंकि कैपिटल सी हमारे पास हीट कैपेसिटी था, स्मॉल सी हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर होती है टेम्परेचर को रेस करने, मास स्पेसिफाई कर दिए, देखो 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस कोई सा भी हो सकता है, मगर उसका मास कितना होगा 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो फर्क है हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। इधर से मैंने देखो ऑफ एनी मास लगाया था और इधर मैंने कितना लगा दिया 1 kg। बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ, उसकी फॉर्मूले की बात करूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल, ये मास के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये मास के ऊपर डिपेंड हो रहा है, नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जितनी हीट एनर्जी तुम क्या करोगे, इसको प्रोवाइड करोगे, उतना क्या होगा हमारे पास, सिंपल टेम्परेचर तो बढ़ेगा, वही पुरानी वाली बात, ठीक है। जितना तुम हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतना टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा, ठीक है। अभी तुमने इसको इतना प्रोवाइड कर दिया, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तुम इसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, इसका यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम इसको हीट देंगे ना, जब जैसे हम इसको हीट देंगे तो इसके अंदर क्या है, ये मास है, मास है। अब ये मास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम हीट देंगे किसी भी सब्सटेंस को तो उसका जो मास होता है वो क्या हो जाता है, सिंपल वे में हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स में जब हमारे पास हीट प्रोवाइड होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, जिस वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल इंक्रीज हो जाएगा। फर्ज करो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मैं बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये याद रखना कि इसका मास भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 kg मास को देख रहे हैं तो इसका मास इंक्रीज होगा जब तुम हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे। अब कैसे होगा उसका जवाब मैं भी दे रहा हूँ। तुमने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, वो मैंने ऊपर लिख दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे हीट प्रोवाइड करोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, इसकी भी काइनेटिक, सबकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब सबकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, ये सिंपल इसका मास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर अभी मास इतना है तो अब मास इनका सिंपल इतना हो जाएगा, ठीक है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप क्या करें, सिंपल सा किसी भी चीज़ को हीट करके देख लें, ठीक है, किसी भी चीज़ को हीट करें तो वो एक्सपैंड ही होगी, ठीक। आप किसी भी चीज़ को अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो वो हमारे पास सिंपल क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा,
तो अब हम इसके बात करते हैं कि जितनी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। किसके, वो हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, सिंपल हमारे पास मास के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर मैं इधर आ रहा हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो इधर डेल्टा क्यू, इधर भी डेल्टा क्यू, तो हम इसको कंबाइन करेंगे तो डेल्टा क्यू को कितना मरतबा लिखेंगे, एक मरतबा। बचेगा डेल्टा टी और एम, तो मैं एम को पहले लिख देता हूँ, डेल्टा टी को बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये हटता है तो हमारे पास क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है हमारे पास, सिंपल कांस्टेंट लगता है। ठीक है, इधर कांस्टेंट हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, सिंपल स्मॉल सी। क्या होगा हमारे पास, स्मॉल सी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक हीट एनर्जी का, एक और क्या, सी एम डेल्टा टी। जब अगर हम मास को स्पेसिफाई कर लें 1 kg, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। अभी जो स्मॉल सी, अगर मुझे इसको अलग करना है, ये स्मॉल सी जो इसको मुझे अलग करना है, इधर करके दिखा देते हैं भाई, जगह खत्म है। तो क्या है ये मेरे पास सिंपल एम डेल्टा टी, सी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड पे नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, सिंपल डिवाइड होगा। ठीक है, तो एम डेल्टा टी, ये मेरे पास स्मॉल सी का एक फॉर्मूला बन गया है कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो है ड्राइव कर लिया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने क्या कर लिया, सिंपल फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल दोबारा देख लेते हैं भाई। जितनी हीट एनर्जी दोगे सिंपल टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। जितनी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उसका मास क्या होगा, एक्सपेंड होगा। सिंपल सी बात, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। देखो डेल्टा क्यू 2 मरतबा, इसको 1 मरतबा लिख सकते हैं, लिख लिया। अब बचे क्या, एम डेल्टा टी, इसको हमने 1 मरतबा लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। इधर हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं स्मॉल सी, तो इस अगर स्मॉल सी चाहिए तो एम डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे नीचे की क्या होगा, डिवाइड। तो देखो नीचे आके डिवाइड हुआ, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला बन गया। जबकि हमारे पास जो स्मॉल सी है वो खुद क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो याद रखें, जहाँ पे भी कैपिटल सी नजर आए वो हमारा हीट कैपेसिटी होता है, जहाँ पे स्मॉल सी नजर आए हमारे पास वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ फ्यूजन किसे बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर फ्यूजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं, है ना। तो फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, सिंपल एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसमें भी सिंपल सी बात यही होगा भाई। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी यही होगा कि हम उसमें क्या करोगे, सॉलिड से लिक्विड में हम ट्रांसफर हो जाएंगे, मगर इसके अंदर कुछ क्या है, स्पेसिफिक चीज़ें। अब देखते हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ें है क्या। ठीक है, अच्छा सॉलिड से लिक्विड में हमें जाना होगा। ठीक है, तो मैं इधर एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ, काम करता हूँ, इधर एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैं इधर एग्जाम्पल लिखता हूँ। इधर आप एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने बना दी, आइस बना दी मैंने। ठीक है, और 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिए। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास आइस है। ठीक है, ये पूरा कंटेनर में आइस भरी हुई है, बिल्कुल फुल पैक हुआ हुआ है। और इस कंटेनर में क्या हुआ हुआ है, वो आइस थोड़ी थोड़ी सी जो है ना पिघलना शुरू हो गई, मेल्ट होना शुरू हो गई, सिंपल। ठीक है, तो ये सॉलिड से लिक्विड में बन रही है। ये जो है ना मेरे पास वाटर है, आइस नहीं है, याद रखना। ये मेरे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में, ये मेरे पास लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये वाटर किस फॉर्म में, मेरे पास सिंपल लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर टेम्परेचर तो चेंज करा नहीं, आपने सॉलिड से लिक्विड में कैसे बोल दिया। ठीक है, तो अभी ज़रा सब्र रखो, अभी हम बताते हैं आपको। तो मेरी बात सुनो, ये मेरे पास क्या है, आइस है। ये मेरे पास आइस है जो कि सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, फ्यूजन में हमने ये पढ़ देंगे, सॉलिड से लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसे ही हम फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आइस लिया वो कितना लिया है, 1 ग्राम। कितना लिया है, सिंपल 1 ग्राम लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
इसको अब हम प्रोवाइड क्या करते हैं, हीट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डेल्टा क्यू हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको डेल्टा क्यू प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये अचानक से 1 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा। क्या आपने किसी भी आइस को लेके गए, उसको आपने हीट प्रोवाइड करना शुरू करी, एकदम से 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हल्के 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 कन्वर्ट होकर फिर 1 डिग्री सेल्सियस आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे तुमने इसको हीट प्रोवाइड करी ना इस बर्फ को, तो क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मेल्ट होगी, अभी टेम्परेचर क्या है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं हुआ, एग्जैक्ट इंक्रीज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या है, अभी उसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। और उसने क्या स्टार्ट कर दिया, मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसने क्या होना स्टार्ट कर दिया, सिंपल मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इस दौरान जितनी हमारे पास हीट एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है भाई। सिंपल सा क्या है, हमारे पास 1 ग्राम तुमने क्या ले लिया, सिंपल सब्सटेंस ले लिया जो कि हमारे पास सॉलिड था। तो हमारे पास मैंने क्या कहा आप लोगों को, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या होता है। फ्यूजन सिंपल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास सॉलिड से हम लिक्विड के अंदर हम अपना फेस चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी यही है भाई, सिंपल सॉलिड से लिक्विड में हम अपना फेस चेंज कर रहे हैं, मगर इसमें शर्त ये है, हमारे पास जो टेम्परेचर होगा ना वो क्या होगा, सिंपल कांस्टेंट होगा। इधर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहना चाहिए, चेंज ना हो, ठीक है। अगर मैं तुम लोग से बात करूं बर्फ़ की और 1 ग्राम आइस ले लूँ, ठीक है, बर्फ़ लूँ कितनी, आइस कितनी लूँ, 1 ग्राम, ठीक है। और वो अभी कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा क्यू प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना, तो भाई ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डायरेक्ट 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जंप कर लिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जंप कर लिया, 5 पे जंप कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, ठीक है। आपने जैसे उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, हल्के 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 1 आएगा, ठीक है। अब 0 से 1 आने में जितना वो मेल्ट हो रहा है, जितना वो बर्फ हमारे पास मेल्ट हुआ है, हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में आ गया है, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। मगर उसका अभी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, वो आइस से वाटर में तो चले गया है, मगर अभी फिलहाल उसका टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। जो हीट एनर्जी हमारे पास रिक्वायर है कि उसका स्टेट चेंज कराए सॉलिड से लिक्विड में विदाउट चेंज द टेम्परेचर, तो उस हीट एनर्जी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, अब ये कितनी एब्जॉर्ब करेगी हमारे पास एनर्जी, तो लगभग हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी करती है, 334 जूल्स क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है हमारे पास आइस, ठीक है। ताकि वो क्या करे, ये जो हीट एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ, 334 जूल्स, ठीक है। अब उसको क्या करा, 334 जूल्स अगर आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बगैर अपने टेम्परेचर को चेंज किए हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट है कितनी, 334 जूल्स। और अगर हमारे पास, अगर लिक्विड को अगर हमारे को दोबारा सॉलिड जाना है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास सिंपल ये एब्जॉर्ब करता है। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल इसको चाहिए होगा। और अगर ये लिक्विड सॉलिड में जाना है तो ये क्या करता है, रिलीज करता है। कितनी एनर्जी हमारे पास, 334 जूल्स। कितनी रिलीज करेगा हमारे पास, 334 जूल्स हमारे पास ये लिक्विड रिलीज करेगा एनर्जी। तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, सिंपल दोबारा सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, देखो फ्यूजन नाम से जाहिर हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, ठीक है। मगर इसके अंदर हमारे पास जब सॉलिड से लिक्विड में आएगा कोई चीज़, तो उसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो सॉलिड से लिक्विड में जब वो जा रहा है, ठीक है, जितना चली गया है, अब हमें नहीं लेना देना कि पूरा गया है नहीं गया, मगर जितना भी चली गया है और जितनी हमारे पास हीट एनर्जी लगी है उसके ऊपर हमारे पास, वही हमारे पास रहेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रहेगी, ठीक है। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, हमारे पास होता है, इधर लिख देता हूँ, मास L इंटू एफ, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये मास लिखा, ये क्या लिखा है मैंने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये LF हमारे पास कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या लिखा था, हीट एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। कि जो हमारे पास कोई यूनिट मास हो सॉलिड, वो क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये भी बात आता है ना मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी हमारे पास बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम उसी पे रह के बात करेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड,
ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, और हम उसका टेम्परेचर चेंज ना करें, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे रह के बात करो, जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे तो वो मेल्ट होगा ना भाई, ठीक है। तो अगर हम बर्फ़ का देखा है इसका तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अब इसको हीट आपने प्रोवाइड करी, कितनी करी, 334 जूल इसने एब्जॉर्ब करी, यानी हमने इसको इतनी प्रोवाइड करी। तो अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर अभी चेंज नहीं होगा, याद रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब जितना ये सॉलिड से लिक्विड में आ गया है, ठीक है, उसके लिए हमने जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। एक सवाल आप लोग ये भी कर सकते हो, सर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो अभी बार बार बता चुका हूँ कि भाई ये नहीं होता कि आपने हीट एनर्जी यूँ प्रोवाइड करी एकदम से स्केल आपका यूँ बढ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जितना इसके अंदर सिंपल मेल्ट होगा, अब एक सवाल सर पूरा हो जाएगा मेल्ट, नहीं भाई पूरा तो हो नहीं सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, मगर जितना होगा उतना क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास जो हीट एनर्जी कहलाएगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वही बात देखो, वेपराइजेशन हमें क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन हम किसे बोलते हैं, उस वेपराइजेशन हम बोलते हैं कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, और वो कौन सी फॉर्म में हमारे पास चले जाए, वेपराइज फॉर्म में चले जाए, वो वेपर्स बन जाए, सिंपल गैस फॉर्म में चले जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब इधर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल ये लेता हूँ कि 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वेपर्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बनेंगे, ये नहीं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वेपर्स बन रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अभी बुखारत बनना शुरू हो जाएंगे। और हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इधर मैंने क्या करा, वाटर को कंसीडर करा, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये भी वाटर है। एक और कंटेनर को मैंने क्या करा, इसी कंटेनर को मैंने क्या करा, रखा रहा, इसको हीट प्रोवाइड करी मैंने, डेल्टा क्यू प्रोवाइड करा, तो क्या हुआ, ये वाटर से स्टीम बनना शुरू हो गया, ठीक है। वाटर से किस में बनना शुरू हो गया, स्टीम, जबकि उसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 102 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं है। 100 के बाद क्या बनना शुरू हो गई, स्टीम बनना शुरू हो गई, ठीक है, ये स्टीम बनना शुरू हो गई हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास स्टीम बनना शुरू हो गई। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, ये मेरे पास कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में भाई, लिक्विड फॉर्म में। अब ये कौन सी फॉर्म में चले जा रहा है, वेपर्स फॉर्म में चले जा रहा है, यानी गैस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। देखो लिक्विड से वेपर्स में जाना, इसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, इसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर हम लिक्विड से वेपर्स में जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या करा, सिंपल वाटर को लिया, जाहिर सी बात है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो हम इसको 100 पे लिया, ठीक है, ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, 1 ग्राम वाटर है ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो उसके हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएंगे, सिंपल वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब वेपर जो हमारे पास बन रहे हैं, जब हमारे पास वेपर्स जो बन रहे हैं हमारे पास, और टेम्परेचर भी चेंज हमारे पास फिलहाल नहीं हो रहा, इसे ही हम क्या कहेंगे, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें लगेगी कि हम क्या करें, लिक्विड से वेपराइज फॉर्म में जाएं, उस हीट अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई वेपराइजेशन क्या कहते हैं, लिक्विड से वेपर्स में जाना। अब लेटेंट हीट क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट जिसको रिक्वायर होती है लिक्विड को वेपर्स में जाने के लिए, जबकि उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर पे कोई फर्क ना है, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो डेफिनेशन में ये लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। देखो चेंज हो रही है ना, स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस में आ रही है, सिंपल वेपर्स में आ रही है, सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म, ठीक है, लिक्विड टू वेपर फॉर्म। देखो लिक्विड से वेपर फॉर्म में आई विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, और अपना टेम्परेचर चेंज ना करे, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसे ही हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, सिंपल सा कोई सा लिक्विड ले लेना, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ही जाना है, ठीक है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में, उसको मजीद हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगी, ठीक है, मगर उसका टेम्परेचर हमारे पास वही रहेगा जो पहले था। उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको दरकार है, जितनी रिक्वायर है, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम सिंपल कहेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब अगर लिक्विड से हमारे पास वेपर जा रही है तो सर कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वाटर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है लगभग 2260 जूल्स एब्जॉर्ब करती है। क्या हमारे पास ये लिक्विड हमारे पास एब्जॉर्ब करेगा कितनी, 2260 जूल्स हमारे पास क्या करेगा, लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा। इधर से हमने इसको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी, तो ये कितनी एब्जॉर्ब करेगा, 2260 जूल्स एब्जॉर्ब करेगा, ताकि ये लिक्विड से वेपराइज फॉर्म में चले जाए, ठीक है, वेपर्स बन जाए। और अगर इसको वेपर से दोबारा लिक्विड बनना है तो क्या होगा हमारे पास, सिंपल ये रिलीज करेगा हमारे पास कितनी, 2260 जूल्स रिलीज करेगा अगर वेपर, तो हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने क्या करा, सिंपल अपना टॉपिक डील किया है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको दोबारा समराइज कर देते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो, उसको हीट करना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो हीट करना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें उसमें रिक्वायर होगी 1 डिग्री सेल्सियस को 1 सेल्सियस डिग्री को इंक्रीज कराने में, उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, नहीं समझ आया तो दोबारा आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हमारे पास उसमें स्पेसिफिक हो जाता है मास के, जो आपने मास इस्तेमाल करना है वो कितना करना है, 1 kg करना है, कितना करना है, 1 kg। अगर तुम 1 kg के सब्सटेंस को क्या करोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ताकि उसका मास, ताकि उसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारे पास कहलाती है स्पेसिफिक कैपेसिटी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास कहलाता है सिंपल, कि अगर तुम किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज कर रहे हो और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होगी वो उसकी हमारे पास क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या हो हमारे पास लिक्विड से वेपर्स में जाए, मगर उसमें भी टेम्परेचर चेंज ना हो, तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने आज 4 टॉपिक्स को डील किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे एवापोरेशन और बॉयलिंग, कि हमारे पास एवापोरेशन और बॉयलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आप लोग उसको सेम समझते हो कि एवापोरेशन बॉयलिंग सब सेम होता है, ऐसा नहीं होता। एवापोरेशन और बॉयलिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो उसके नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस में मिलेंगे, ठीक है, कि वो क्या होता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप्स की होती है, लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, उसको हम डील करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको इस पूरी वीडियो में क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वरना मेरा नंबर भी आप लोग पता है 031839217771, वहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।